वेलकम बच्चों। मैं हेमंत मिश्रा आपका प्रो मैथ्स मेंटर पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछला क्लास हमने इसी सवाल पर रोक दिया था, ठीक है। तो आगे से हम इसी सवाल पर चलते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन का। और जो भी बच्चे इस वीडियो से जुड़े होंगे, मैं उनसे ये आशा करूंगा कि वो पिछली वीडियोस पहले देखकर आएँ और आप अपने कॉपी पेन के साथ तैयार होंगे, ऐसी भी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए फटाफट से आ जाते हैं हम आगे के सवालों पर, ठीक है। ये सवाल क्या कह रहा है? एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के रूप में 550 रुपए 2:3:5 के अनुपात में हैं। 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों द्वारा योगदान की गई राशि के बीच का अंतर क्या है? इसके कहने का मतलब है कि एक बैग में 550 रुपए हैं, जिसमें डिनोमिनेशन है 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे का, और इनके रेशियो हैं 2, 3 और 5। आपने देखा होगा पिछले सवाल में इसी तरीके के हमें रेशियो चाहिए थे जो कि नहीं थे, जिसके कारण हम ऑप्शन से सवाल लगाएं, ठीक है। यहां पर डिफरेंस, थोड़ी सी गलतियां आजकल बहुत हो रही हैं इन लोगों से, क्या कहें। चलिए, ये डिफरेंस वर्ड है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। क्या करना हो यार, 20 पैसे के सिक्के हैं और इनको जोड़कर 550 रुपए बनाना है। 550 रुपए बनाने का मतलब क्या है मेरे भाई? इतने पैसे बनाना है, ठीक है। और 20 पैसे के कितने? 5। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 2। यानी ये मिलकर कितना बनाएंगे? 100। ये मिलकर कितना बनाएंगे? 75। और ये मिलकर कितना बनाएंगे? हाँ या ना, बताइए मेरे भाई, हाँ या ना। तो ये कुल मिलकर कितना बना रहे हैं, जो एक्चुअल में कितना है? अब आपको पता है कि अगर संख्याएं रेशियो में है तो इनके साथ वेरिएबल होता है। यही वेरिएबल हम यहां दिखा नहीं रहे हैं, मगर अगर हम वेरिएबल दिखाते हैं तो यहां पर 275x आ गया, तो x की वैल्यू निकालने का यही तरीका है। 55,000 में से आप 275 का भाग कर दीजिए। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ गई? चेक कर लीजिए। क्या आप इस चीज से संतुष्ट हैं कि x की वैल्यू 200 आ गई? x की वैल्यू 200 आ गई। x का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों द्वारा योगदान की गई राशि के बीच का अंतर बताइए। तो 50 पैसे के कितने सिक्के थे? 50 पैसे के कितने सिक्के थे बताइए। 50 पैसे के कितने सिक्के थे? 2x, यानी 400 सिक्के थे। और उन सबको छोड़ दीजिए, यहां आइए। जब सिक्कों की संख्या और सिक्कों के मूल्य में गुणा किया गया तो टोटल वैल्यू कितनी आई? 50 पैसे की। और वही वैल्यू आई 20 पैसे की। तो सिक्के चाहे जितने रहे हो, मगर इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल है। दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या है? इक्वल है। अगर कंट्रीब्यूशन इक्वल है तो मैं 50 पैसे की मूल्य और 20 पैसे के मूल्य का डिफरेंस निकालना चाहूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? इसलिए मेरा आंसर क्या है? हाँ या ना? चेक करिए, आप मेरा आंसर चेक करिए।
क्या सवाल आसान था? हम आगे चलें, फटाफट से आ जाइए, फटाफट से आ जाइए, चेक करिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? In a school there are two type of uniform, green and blue. The ratio of the boys in green to the girls of blue is 3:7, and the ratio of boys in blue and girls in green is 2:1. If the total number of students in green to the number of blue is 35:76, then find the ratio of boys to the ratio of girl. फटाफट से एक बार देख लीजिए इस सवाल में आप क्या अप्रोच लगाने वाले हैं। देखिए, स्कूल में दो तरह के यूनिफॉर्म हैं, ग्रीन और ब्लू। ग्रीन है और ब्लू है, और स्कूल में दो तरह के लोग हैं, एक बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ द बॉयज इन ग्रीन, बॉयज इन ग्रीन एंड गर्ल्स इन ब्लू, बॉयज इन ग्रीन और गर्ल्स इन ब्लू, boys in green and girls in blue is 3:7, and the ratio of boys in blue and girls in green, ratio of boys in blue girls in green is 2:1, and the total number of student in green to the number of blue is 35:36. यानी ग्रीन का ब्लू से टोटल रेशियो क्या है? 35 और 76 का। हाँ अथवा ना? बताइए मेरे भाई, हाँ या ना? क्या यही कहानी है? इतनी बातें हमें बताई गई हैं। अब यहां देखिए, ये ग्रीन बॉय है, ये ग्रीन गर्ल है, तो इनका कुल अनुपातिक योग कितना होता है? 4। और वो 4 किस पे डिपेंड कर रहा है? 35 पर। ठीक इसी तरीके से गर्ल्स जो ब्लू हैं और बॉयज जो ब्लू हैं, उनका कुल अनुपात कितना होता है? 9। और ये किस पे डिपेंड करते हैं? 76 पर। हाँ या ना? हाँ या ना? चेक करिए। यानी ये जो 9, 4, 13 कुल बच्चे होते हैं, यहां पर बच्चे वो उस हिसाब से कुल कितने होंगे? 6 और 5 11, 7 3 10 1 11। हाँ या ना? क्या पूछा गया है? लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको पहले सुधार दूं, क्योंकि हमें सवाल के प्रोप्रिएट चलना होता है। मैं आपको पहले इसका बेसिक थोड़ा सा समझा दूं, तब मजा आएगा आपको इस सवाल को लगाने में। देखिए देखिए क्या सवाल रखा है कि द रेशियो ऑफ द बॉयज इन ग्रीन, बॉयज इन ग्रीन एंड गर्ल्स इन ब्लू, गर्ल्स इन ब्लू इज इक्वल टू क्या है? 3:7। हाँ या ना? और बॉयज इन ब्लू, बॉयज इन ब्लू एंड गर्ल्स इन ग्रीन, एंड गर्ल्स इन ग्रीन, इनका रेशियो क्या है? 2 और 1 का। आपको पता है कि दो अलग अलग रेशियो के एचसीएफ अलग अलग हो सकते हैं। तो मान लेता हूं बॉयज इन ग्रीन है 3x और गर्ल्स इन ब्लू है 7x। ठीक इसी तरीके से बॉयज इन ब्लू है 2y और गर्ल्स इन ब्लू है, सॉरी गर्ल्स इन ग्रीन है 1y।
तो आप देखें टोटल ग्रीन कितने हुए, 7 और 1 8, यानी 7x ये और 1y ये किनकी संख्या है, ये ब्लू स्टूडेंट, ब्लू यूनिफॉर्म के स्टूडेंट की संख्या है। और ग्रीन यूनिफॉर्म के स्टूडेंट, सॉरी, ग्रीन स्टूडेंट यहां है और ग्रीन स्टूडेंट यहां है, तो इन ग्रीन की संख्या क्या है, 3x + 1y। और यहां ब्लू स्टूडेंट यहां है, ब्लू स्टूडेंट यहां है, और ब्लू स्टूडेंट की संख्या क्या है, 7x + 2y। और इन संख्याओं में क्या अनुपात है मेरे भाई, इन संख्याओं में अनुपात है 35 और 76 का। इन संख्याओं में किनका अनुपात है, 35 और 76 का अनुपात है। चेक करिए, फटाफट से चेक करिए। अगर मैं 76 का 3 में गुणा करूं तो क्या मुझको 7 तिहाई 21, 6 तिहाई 18, 21 और 18 228x मिलेगा। और क्या मुझे यहां 76y मिलेगा, और क्या मुझे यहां पर 35 और 7, 7 तिहाई 21 और 7 पंचे 35, 245, 245x मिलेगा और 10y मिलेगा। हाँ अथवा ना, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा है। तो मैं बच्चे क्या करूं, मैं x के पोर्शन को एक तरफ और y के पोर्शन को एक तरफ कर दूं, यानी x मैं एक तरफ कर दूं, y मैं एक तरफ कर दूं, तो आप देखोगे ये 228 इधर आएगा और पॉजिटिव है इधर आके निगेटिव होगा तो 245 में से घटेगा। फटाफट से बताइए कितना आएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। और इसको अगर मैं इधर ले जाता हूं तो क्या आएगा, हाँ या ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या मैं x और y का रेशियो, क्या मैं यहां से x और y का रेशियो 66:17 लगा पा रहा हूं, क्या मैं यहां से x और y का रेशियो 66:17 लगा पा रहा हूं, हाँ या ना। मेरे हिसाब से थोड़े से डाटा में ना प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि यहां पर इसको डिवाइड हो जाना चाहिए था, ये 36 टाइप का कुछ नंबर होना चाहिए था। फिलहाल सवाल ऐसे ही लगेगा, ये थोड़ा डाटा ऊपर नीचे हो गया है। अब एक्स वाई का रेशियो आपका आ गया है, एक्स वाई का रेशियो आपका आ गया है, और इस रेशियो की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपको नंबर्स ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखो बॉय यहां है, बॉय यहां है, 3 गुने एक्स, एक्स की वैल्यू 66, तो इन दोनों का गुणा करके यहां टोटल नंबर ऑफ बॉय आ जाएंगे। और बॉय यहां है, 2 × y करके यहां टोटल नंबर ऑफ बॉय आ जाएंगे। इनको जोड़ दोगे तो बॉय मिल जाएंगे और इनको जोड़ दोगे तो गर्ल्स मिल जाएंगी। फिर आप इनका रेशियो निकाल लो। और ये लंबा क्यों हो गया, क्योंकि यहां डाटा में कुछ गलती हो गई है, बहुत गलतियां हो रही हैं। ठीक है, तो ये सवाल आप इस तरीके से लगा सकते हैं। चेक कर लीजिए इसको, ये बिल्कुल इसका ट्रेडिशनल मेथड है कि कैसे आप सवाल को लगा सकते हैं। और ये ट्रेडिशनल मुझे यहां इसलिए लगाना भी पड़ा क्योंकि डाटा में थोड़ा सा ऊंचा नीचा है। ठीक है, मतलब ऑप्शन के प्रोप्रिएट डाटा नहीं दिख रहा है। बाकी सवाल लगाने का तरीका यही है। रेशियो ऑफ द बॉयज इन ग्रीन, द गर्ल्स इन ब्लू, रेशियो बॉयज इन ब्लू and girls in green, 2:1, total green 3 1 4, total ब्लू 7 2 9। अगर इसको 36 और 72 मान लिया जाए तो 94 36। ठीक है मेरे भाई, चलिए फिलहाल के लिए आप इसको इस तरीके से करेंगे। आगे चलते हैं हम फटाफट से सवाल को देखिए। 2 numbers are in the ratio of 5:3 and 2 other numbers are 5:7. When they both added, it becomes 7:5. Find the number if the total sum of number is 1200. फटाफट से सवाल को चेक कर लीजिए।
आपने सवाल पढ़ लिया? आपने ये सवाल पढ़ लिया है? बताइए फटाफट से चेक करके सवाल को। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 एंड two other numbers are in the ratio of 5:7. When they both added, it becomes 7:5. दो संख्याएं 5:3 और 5:7 के अनुपात में है। जब इनको जोड़ा जाता है तो ये 7:5 के अनुपात में बन जाते हैं। दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है और दो और संख्याएं हैं जो 5:7 के अनुपात में है, मगर जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है तो ये आपस में 7:5 के अनुपात में बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको देखना है कि ये संख्या 5:3 के अनुपात में है, तो मैं केवल पहली पहली संख्या को लेता हूं और यहां भी मैं पहली पहली संख्या के लेता हूं, और यहां पर भी अगर मैं पहली पहली संख्या को लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? अब क्या मुझे 24 का तीनों में गुणा करना अलाउ है? अब आपको पता है कि ये मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक लग रहा है ये ना, थोड़ा थोड़ा। हाँ बिल्कुल, चेक करिए। ये आपका क्या हो गया? 3 पंचे 15, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। तो इनमें क्या रेशियो आ गया मेरे भाई? 4:1 का रेशियो आ गया। क्या इनमें 4:1 का रेशियो आ गया? क्या ये संख्याएं 4:1 के रेशियो में जोड़ी जाएंगी तब ये 7:5 के रेशियो में बनेंगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो इसका पूरा आउटकम कितना है सवाल में देखिए? 1200, यानी संख्या का टोटल आउटकम कितना है? 1200, यानी 5 की वैल्यू 1200, तो 1 की वैल्यू मेरे भाई, 1 की वैल्यू 240, 1 की वैल्यू 240। अब संख्याएं बतानी है, अब जो मर्जी वो संख्याएं बताओ। अब इस एक रेशियो की वैल्यू 240 आई तो ये 4 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? 960। एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी? 240। यानी इस संख्या का मात्रा कितना है? 960। इस संख्या का मात्रा कितना है? 240। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बोलिए। अब अगर आप इसमें से भी और भी माइक्रो आंसर देना चाहते हैं कि ये तो दो संख्याओं का योग हुआ ना इन दोनों का, अगर इसमें भी आप 5:3 के अनुपात में संख्याएं बांटना चाहते हैं, बिल्कुल मुबारक है, आप बांट सकते हैं। क्योंकि अगर 5:3 के अनुपात में बांटता है यानी इसको पहले कुल 8 अनुपात में बांटना होगा। तो अगर इसको मैं 8 अनुपात में बांटता हूं, अगर इसकी वैल्यू 8 मानता हूं, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 120। तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 3 की वैल्यू क्या होगी? हाँ या ना? ठीक इसी तरीके से 240 को देखिए, इसमें संख्याएं किस अनुपात में है? 5:7 के अनुपात में है, यानी मुझे इसे क्या मानना पड़ेगा? 12। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 20। तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 100। 7 की वैल्यू क्या होगी? 140। हाँ अथवा ना? इसीलिए मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिया था कि आप सवाल के सारे डायमेंशन खोल के देख लो। सवाल के कुल योग से आपको संख्याओं का ये रेशियो भी मिल सकता है, आपको वो संख्याओं का रेशियो भी मिल सकता है, निश्चित रूप से आपको ये वाली संख्या भी मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि यही संख्या है क्या? 1200। ठीक है, चेक करिए, शानदार सवाल था और ये शानदार कॉन्सेप्ट भी है दो संख्याओं को मिलाने का। देखिए यहां दो संख्याएं थी इस अनुपात में और दो और संख्याएं थी वो इस अनुपात में थी, और इन दोनों को किसी अनुपात में मिलाया गया तो ये इतना हो जाती हैं। अब ये अनुपात की बात नहीं की, उसने कहा केवल जोड़ दिया संख्याओं को, और संख्याओं को जोड़ दिया तो संख्या ऐसी हो गई। तो यहां पर हमने देखा कि संख्या को किस अनुपात में लेकर जोड़ा गया था, क्योंकि मुझे बताया गया है कि संख्याओं का कुल योग 1200 है, तो मैंने संख्याओं के अलग अलग हिस्से यहां और यहां प्राप्त कर लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीन कैप्चर कर लिया करिए फटाफट से और आगे चलते हैं। देखिए इस सवाल को, देखिए और बताइए क्या अप्रोच लगानी चाहिए हमें। क्या कह रहा है सवाल? सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना है? पढ़िए सवाल, पढ़िए सवाल, पढ़ के आंसर करिए फटाफट से।
3576 है यार। तो संख्याएं 3 7 और 2 1 के अनुपात में है। 3 इसका 1, 4 की वैल्यू 35 है, 7 2, 9 की वैल्यू 76, नहीं ये कट रहा है, नहीं ये कट रहा है, 4 की वैल्यू 3600, 9 हो जाएगा, तो 27, ये 9 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 9 से घटने वाली होनी चाहिए, 72 हो जाए, 8 हो जाए, 56 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 43। क्या है सवाल में मेरे भाई? एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे टू थर्सडे इज 60। मंडे टू थर्सडे 4 दिनों का औसत तापमान 60 है, और ट्यूसडे टू फ्राइडे इन 4 दिनों का औसत तापमान क्या है? 63 है। तो इस हिसाब से क्या हुआ? तो अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूं, तो क्या मैं इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करूं तो मुझे फ्राइडे माइनस मंडे मिलेगा। अब चूंकि ट्यूसडे टू थर्सडे दोनों में है, तो ट्यूसडे टू थर्सडे कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या? फ्राइडे टू माइनस मंडे, और फ्राइडे माइनस मंडे क्या हो जाएगा मेरे भाई? 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बताओ, शुक्रवार का ताप ज्ञात करना है हमको, सॉरी, तो शुक्रवार और सोमवार के ताप का अंतर कितना है? शुक्रवार और सोमवार के ताप का अंतर कितना है, और उनके एक्चुअल ताप का अनुपात क्या है? तो अगर इन्हीं ताप को मैं ताप मानूं, तो ये 25 और 21 का, यानी ये है शुक्रवार का और ये है सोमवार का, तो इनका अंतर क्या हुआ? 4 के अंतर कितना आ रहा है? 12। तो एक का वैल्यू क्या हुआ? 3। एक का वैल्यू क्या हुआ मेरे भाई? 3। तो शुक्रवार का टेम्परेचर क्या है? 25। तो 25 का 3 से गुना क्या होगा? 75। यानी कितने डिग्री सेल्सियस है शुक्रवार का तापमान? 75 डिग्री सेल्सियस है। चेक करिए, उसने मुझसे कहा, आप चेक करिए इस सवाल को, आप एक बार स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, हमारे पास दिन थे, मंडे था, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, और इनका औसत तापमान था 60 डिग्री। हमारे पास 4 दिन थे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, और इनका औसत तापमान कितना था मेरे भाई? 63। औसत तापमान 60 था 4 दिनों का, तो कुल तापमान कितना हुआ? और औसत तापमान 63 था कुल 4 दिनों का, तो कुल तापमान कितना हुआ? अब अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं, तो ध्यान दीजिए, ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे से वेडनेसडे और थर्सडे से थर्सडे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहां क्या बचा और यहां क्या बचा? तो अगर मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं, तो मुझे फ्राइडे माइनस मंडे मिलेगा, और इसकी वैल्यू 252 माइनस 240 होगी। तो फ्राइडे और मंडे का तापमान क्या है नहीं पता, मगर उनके तापमान में अंतर कितना आया? 12। अब सवाल में जाकर देखिए, सवाल कह रहा है कि सोमवार और शुक्रवार के ताप का अनुपात 21-25 है, यानी सोमवार और शुक्रवार के ताप का अनुपात क्या है? 21-25 है। तो इस हिसाब से इनके ताप का अंतर क्या होगा? 25 माइनस 21 यानी 4। हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल। तो यही अंतर तो 12 आया है, तो इस हिसाब से वैल्यू क्या हुई? एक रेशियो की वैल्यू क्या हुई? 3 हुई। और फ्राइडे कितने रेशियो के तापमान पे है? 25 रेशियो के तापमान पर है। एक रेशियो की वैल्यू 3 हुई, तो फ्राइडे का तापमान क्या होगा? 1 गुने 25 यानी 75 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 3। इसको भी आप प्रॉपर देख लीजिए, इसको इसीलिए शॉर्ट करके थोड़ा लगाया था, और जो बच्चे ना समझ पाए हो वो इसको प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे और दोबारा करके देख लेंगे, सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है,
बिल्कुल आसानी से देखिए, बहुत साधारण सवाल था, केवल हमें अप्रोच अपनी देखनी है कि हम अप्रोच बना पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना भाई, अप्रोच देखनी है बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अप्रोच देखनी है बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है ना, स्क्रीन कैप्चर करिए फटाफट से, और फिर हम आ जाते हैं प्रोपोर्शन पर। फिर हमारा अगला टॉपिक क्या है मेरे भाई, अगला टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है आप समझिए। प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनल वर्ड से निकला है। जैसे हम कहते हैं ए बराबर बी, यानी ए जैसा है वैसा ही बी है, मगर हम कहते हैं ए प्रोपोर्शनल बी, यानी ए बी के समानुपाती है। इसका मतलब हुआ ए बी नहीं है, मगर बी पर डिपेंड इस तरीके से करता है कि बी पे बढ़ने पर, बी के बढ़ने पर ए बढ़ेगा और बी के घटने पर ए घटेगा। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल, यानी किसी से सीधे संबंधित होना। तो जब दो संख्याएं ए और बी के अनुपात में हैं, दो अन्य संख्याएं सी और डी के अनुपात में हैं, दो संख्याएं ए और बी के अनुपात में हैं, दो अन्य संख्याएं सी और डी के अनुपात में हैं, अगर ये संख्याएं आपस में बराबर हैं या इनका रेशियो आपस में बराबर है, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, समानुपात। ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, समानुपात। ठीक है, इसमें दो एंटीसीडेंट दो कॉन्सिक्वेंट होते हैं। ठीक है, ए रेशियो बी समानुपात का ये सिंबल है, सी रेशियो डी, इसका मतलब भी होता है ए बाई बी बराबर सी बाई डी। ये क्या हुआ, फर्स्ट टर्म, ये क्या हुआ, सेकेंड टर्म, ये क्या हुआ, थर्ड टर्म, ये क्या हुआ, फोर्थ टर्म। अब अगर हम चाहें तो आपको जानते हैं कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। ठीक है, यानी ये प्रोपोर्शन का सबसे शानदार आउटकम है। प्रोपोर्शन का सबसे शानदार आउटकम क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। इतनी चीजों में कोई दिक्कत है आपको, क्या इतनी चीजों में कोई समस्या है? आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल समस्या नहीं है। आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल भी समस्या नहीं है मुझको। अगर आपको समस्या नहीं है तो आप, अब कुछ टर्मिनोलॉजी में आपको बताता चलता हूं, समझते चलिए। अगर दो रेशियो हैं, ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी, या ए रेशियो बी सी रेशियो डी, तो ए को सी के साथ और बी को डी के साथ लेना, और फिर इनका बी को डी के साथ लेना और इनका अनुपात बनाना कहलाता है मिक्स रेशियो। क्या कहलाता है, मिश्रित अनुपात। क्या कहलाता है मेरे भाई, मिश्रित अनुपात। भाषा समझना जरूरी है, बहुत यूज इसका नहीं पड़ेगा, मगर भाषा समझना जरूरी है आपको। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे मिक्स रेशियो क्या है तो आप क्या बताएंगे, इफ टू नंबर्स आर लाइक दैट ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, देन ए इंटू सी एंड बी इंटू डी इज द मिक्स रेशियो। मिक्स रेशियो, ठीक है। ठीक है, अगर दो संख्याएं ए और बी रेशियो में है, अगर दो संख्याएं ए और बी रेशियो में है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या कहलाता है, इनका कहलाता है डुप्लीकेट रेशियो। क्या कहलाता है, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, और अगर दो संख्याएं ए और बी रेशियो में है तो इनका स्क्वायर रूट क्या कहलाता है, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक इसी तरीके से अगर संख्याएं ए बी हैं तो इनका क्यूब क्या कहलाता है, इन्हीं का ट्रिप्लिकेट रेशियो कहलाता है। इन्हें क्या कहते हैं मैं बता दे रहा हूं, इन्हें वर्गानुपात कहते हैं, इन्हें वर्गमूलानुपात कहते हैं। ठीक है, इन्हें घनानुपात कहते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि सब ट्रिप्लिकेट भी बनेगा, इसे कहेंगे क्या, घनमूलानुपात। ठीक है, यानी ए और बी का क्यूब रूट, ए और बी का क्यूब रूट। चेक कर लीजिए फटाफट से चीजों को। बहुत साधारण सी चीजें होती हैं, बहुत ही साधारण होती हैं। यानी संख्याओं का वर्ग कर दो तो डुप्लीकेट रेशियो, स्क्वायर रूट निकाल लो तो सब डुप्लीकेट,
क्यूब कर दो तो ट्रिप्लीकेट रेशियो, और क्यूब रूट कर दो तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, फटाफट से आ जाइए, फटाफट से आ जाइए। अगर संख्याएं ए बी बराबर बी सी हो, यहां ध्यान दीजिए, ए बी और बी सी ही मैंने क्यों कर दिया, इनको एक जैसा कर दिया ताकि थोड़ा सा मैं इंडिकेट कर पाऊं। तो ये इसके देखो, इसका सेकंड टर्म, इसका थर्ड टर्म, ये दोनों टर्म अगर देखो तो क्या कहलाते हैं, ये मिडिल टर्म कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, मिडिल टर्म, यानी बीच का पद। और ये किनारे के रेशियो क्या कहलाते हैं, ये दोनों, ये किनारे वाले भाई लोग क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आउटर टर्म। ठीक है, तो अब अगर केवल मिडिल टर्म की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन यानी माध्य, माध्यानुपात, माध्यानुपात। अगर मैं यहां देखूं तो बी बी का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा। यानी इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसका माध्यानुपात। इसका माध्यानुपात क्या निकाल सकते हैं। अब जरूरी नहीं है हर जगह बी एक जैसा हो, जैसे ए बाई बी है और सी बाई डी है, तो भी आप इनका तिर्यक गुणा तो करते ही हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि ए डी बराबर बी सी, तो रेशियो का कॉमन सा अप्रोच है। ठीक है, ठीक है, मगर ये इसका क्या कहलाता है, माध्यानुपात। कब, जब ये दोनों पद एक जैसे हो, जब ये दोनों पद एक जैसे हो। और डिफरेंट परिस्थितियों में चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, मगर उतना हमें इस पे मेहनत नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली हम चीजों को बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में ना जाकर हम अपने टर्मिनोलॉजीज ताकत से, उनके मैपिंग के माध्यम से ही हम हल कर लिया करेंगे। ठीक है ना, ज्यादातर सवाल आप देख भी रहे हो, हम फॉर्मूले में जाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ठीक है ना, ठीक है मेरे भाई। एक बात आती है, एक बात आती है, एक नाम आता है थर्ड प्रोपोर्शन का, तृतीयानुपात। तृतीयानुपात, सॉरी, तृतीयानुपात। ठीक है, इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन ये क्या है, अगर ए बी, मिडिल मीन प्रोपोर्शन समझा, अब थर्ड समझिए, ए बी और बी अननोन हो, चेक करिए, जैसे मैंने दिया है दो संख्याएं 3 पर 4 के अनुपात में है, 3 4, 3 4 का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, 3 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, 3 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो तीसरा अनुपात है ये 5 से भी अनुपात में है और 3 से भी अनुपात में है, इसे कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। अगर मैं पूछूं ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, अगर ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन सी है, इसका मतलब ए इज टू सी बराबर सी इज टू बी। अगर ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन सी है, यानी ए इज टू सी इज इक्वल टू सी इज टू बी। चेक करिए, चेक करिए, केवल वर्ड चेक करिए, छोटे मोटे बस वर्ड हैं, मैं उनको चाहता हूं कि आप थोड़े से वर्ड चेक करिए, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप उनको चेक कर लीजिए। ठीक है ना, छोटी मोटी सी चीजें हैं, आप उनको चेक कर लीजिए। छोटी मोटी सी चीजों में कोई बड़ी बात नहीं होती मेरे भाई। ओके, थर्ड प्रोपोर्शन आप चेक कर लीजिए, थर्ड प्रोपोर्शन आप चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, चेक करिए, चेक करिए, ये कैसा हुआ, ये a बाई सी बराबर c बाई बी, और जब मिडिल टर्म एक जैसे थे तो मैंने इनको क्या बताया है, मीन प्रोपोर्शन। मगर ध्यान दीजिए, मैंने यहां क्या लिखा था, काट दिया गया, मैंने यहां क्या लिखा था कि a रेशियो b इज इक्वल टू b रेशियो c, यानी a बाई बी बराबर b बाई सी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते थे, बी स्क्वायर बराबर ए सी, और इसे आप कहते थे, अगर बी निकालना है तो आप कहेंगे रूट ओवर ए सी। इसे आप कहते थे कि अनुपात का मीन प्रोपोर्शन निकालना, इसे आप क्या कहते थे, अनुपात का मीन प्रोपोर्शन निकालना। अब अनुपात का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है मेरे भाई,
अनुपात का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है मेरे भाई? थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तीसरा टर्म। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तीसरा टर्म। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तीसरा टर्म। तो अगर आपको मान लो पहला टर्म दिया है, दूसरा टर्म दिया है, तीसरा टर्म नहीं दिया है, चौथा टर्म दिया है, यानी a बाई बी दिया है और ये नहीं दिया है, d दिया है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? a d बाई बी, हाँ या ना? इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? a इंटू डी बाई बी। यही है थर्ड प्रोपोर्शन, यही है थर्ड प्रोपोर्शन। अगर तीन संख्याएं इस तरीके से हैं कि 3:4 इज इक्वल टू सॉरी, यहां क्वेश्चन मार्क लिख दो /7, इसका मतलब क्या हुआ कि 3/4 बराबर क्वेश्चन मार्क बाई 7, यानी 7×21/4। तो तीसरे प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या हो गई? 21/4। तीसरे प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या हो गई? 21/4। ठीक है। मगर यही मैं आपसे सवाल कह दूं कि संख्याएं हैं 3 और 8 और इसका थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। मैं कह दूं संख्याएं हैं 3 और 8 और इसका थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो आपको चेक करना है कि 3 और 8 दो ही संख्या दी हैं, तो इसका मतलब यह है कि 3 का 8 से और 8 का x से प्रोपोर्शन ना, तो 3/8 बराबर 8/x आपको करना है, यानी 3x बराबर 64। तो x की वैल्यू 64/3 और ये हुआ आपका थर्ड प्रोपोर्शन। चेक करिए। जैसे मैं आपसे पूछूं 16 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। मैं आपसे पूछूं 16 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शन बताइए, तो आप क्या करेंगे? 36 × 36/16, 4 9 36, 4 9 36, 9 9 81। बोलिए हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? बोलिए मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 7 और 21 का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, मैं आपसे क्या पूछता हूं? 7 और 21 का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो आप क्या करेंगे? 21 × 21/7, 7 तियां 21, 21 तियां 63। आप ध्यान दीजिए, 7 × बराबर 21/21 इसी को हमने सॉल्व किया। 7/21 बराबर 21/x, तो x बराबर क्या हुआ? 21 × 21/7, 7 तियां 21, x की वैल्यू क्या आई? 63 आई। अब थोड़ा सा चेक करिए, जब हम 7 और 21 का अनुपात रखते हैं 21 और 63 के साथ, क्या ये प्रोपोर्शनल बनते हैं? 7 तियां 21, 21 तियां 63, 1:3 का रेशियो इधर भी, 1:3 का रेशियो। यानी मैंने दो कंडीशन बताई, एक तो आपको 3 टर्म दिए हैं तब आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, एक आपसे 2 टर्म दिए हैं तब आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है। अगर 3 टर्म दिए हैं, मान लो x दिया है, y दिया है, z दिया है और चौथा टर्म पूछ रहा है, अब आपसे वर्ड कहे थर्ड प्रोपोर्शन, तो आपको क्या यूज करना है? x/y बराबर (z). मगर अगर तीन अंक देकर आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है? x/y और z/? ये आपको ध्यान रखना है। 3 अंक देकर थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो ऐसे बिहेव करिए, और 3 अंक देकर थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो ऐसे बिहेव करिए। और केवल दो अंक 21 और 45, केवल 2 अंक 21 और 45 देकर थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो कैसे करेंगे? 45 × 45/21। तो क्या करेंगे? 3 7 21, 15, बस 15 × 45/7।
ठीक है मेरे भाई, तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं प्रोपोर्शन पे। मैं समझता हूं कि चीजें आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है ना, चीजें आपको रटी होंगी। बहुत छोटे मोटे टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको थोड़ा सा याद रखने में फायदा है, ठीक है ना। तो उम्मीद है प्रोपोर्शन की टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बता दी, वो टर्मिनोलॉजीज बस मोटी मोटा आपको याद रखनी है, हमको इनको बहुत जरूरत नहीं लगेगा। ओके, फिर फटाफट से हम आते हैं, आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ सवालों के साथ, कुछ और शानदार सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।